Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Ashutosh, and today we are going to discuss lecture 2 of unit communication. In this lecture we will see communication basics and its meaning. Communication, Latin word communis means make something common. देखिए कम्युनिस्ट टर्म ये लैटिन वर्ड के कम्युनिस वर्ड से लिया गया है। कम्युनिस जिसका मतलब होता है मेक समथिंग कॉमन। अब मेक समथिंग कॉमन का मतलब क्या होता है? मेक समथिंग कॉमन का मतलब होता है मेक अवेलेबल फॉर अदर्स, डू शेयर विथ समवन एल्स। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप उसे किसी और के साथ शेयर करते हैं, तो वर्बली या नॉन वर्बली, तो वो कम्युनिकेशन के अंडर फॉल आउट होता है। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आइंस्टीन ने E=mc² इक्वेशन दिया था, तो उन्होंने इस इक्वेशन को ऐसा नहीं किया उन्होंने अपने पास रख लिया, सबसे छुपा के रख लिया, नहीं, उन्होंने इसको कई तरीके की सेमिनार्स, वेबिनार्स, उन्हें कई तरीके के आर्टिकल्स में उन्होंने उसको पब्लिश कराया, उसको अपने लोगों से, पीयर कलीग लोगों से उन्होंने डिस्कस किया, कम्युनिकेट किया। तो उन्होंने वो जो एकदम सीक्रेट ओनरशिप थी उस इक्वेशन की, एक तरह से कह लीजिए, उसको उन्होंने और लोगों के साथ शेयर किया। अपनी थ्योरी को, उस इक्वेशन को उन्होंने और लोगों के साथ, और लोगों को भी उन्होंने अवेलेबल करवाया। तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। किसी एक चीज़ की जिसकी ओनरशिप एक इंडिविजुअल होता है, उसको हम और लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसे कॉमन करते हैं, तो वो बेसिकली कम्युनिकेशन माना जाता है, कम्युनिकेशन के अंतर्गत समझा जाता है। इसको हम कई सारे डिफिनीशन से भी देख सकते हैं, जिसमें से एक है डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू फॉर्चून। फॉर्चून ने कहा है इट इज़ द प्रोसीजर वेयर बाय वन माइंड अफेक्ट्स एन अदर। इसको हमने देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रोसीजर वर्ड की। प्रोसीजर मतलब होता है प्रोसेस, मतलब एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है वेयर बाय वन माइंड अफेक्ट्स एन अदर, जहाँ एक दिमाग, एक मस्तिष्क एन अदर, दूसरे दिमाग को अफेक्ट करती है। जैसे अगर कोई टीचर है, किसी क्लास में पढ़ा रहा है, तो वहाँ के बच्चे जो उसके क्लास में बैठे हैं, उनके दिमाग, उनके माइंड्स अफेक्ट हो रहे हैं टीचर के कहने से, टीचर के पढ़ाने से। टीचर ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा रहा है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो उनके दिमाग में वो बैठता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि जहाँ वेयर बाय वन माइंड्स अफेक्ट एन अदर, तो ये कम्युनिकेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक इम्पॉर्टेंस होता है। फिर आइए अकॉर्डिंग टू फारलैंड, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शंस एमंग ह्यूमन बींग्स। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब होता है एक वो चीज़, वो वर्ड, वो सेंटेंस जिसका एक अर्थ निकलता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। इसका एक मीनिंगफुल, मैंने कहा, आपने समझा, आपने मुझे फीडबैक दिया, हाँ सही है, ये कम्युनिकेशन पूरी हो गई, ये प्रोसेस पूरी हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ BCAU, अब इसका क्या मतलब हुआ? कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। तो मैं बोलूँगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, आप फीडबैक देंगे नहीं। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पे पूरी ही नहीं हो पाई। तो इन दोनों चीज़ों को देखिए, तो अगर दोनों डिफिनेशंस को हम मिला के देखें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मीनिंगफुल एंड प्रोसीजर। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या जिसमें दो या दो से अधिक दिमाग या उनकी कम्युनिकेशन शामिल हो और उनको मिला के एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो, उसे हम वहाँ कम्युनिकेशन कहेंगे। इन दोनों को मिला के जब हम एक जनरलाइज्ड वे में अगर कहें, तो जनरली वी डिफाइन कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू सोर्सेज विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय बोथ। अब देखिए, इसे हम समझते हैं। कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब होता है, देखिए कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो उसमें 4 एलिमेंट्स होने ही होने हैं: सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू सोर्सेज विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय बोथ। जब सेंडर और रिसीवर के इंटरेक्शंस होते हैं, तो उनमें अगर दोनों को ही वो इंटरेक्शन समझ में आते हैं, अंडरस्टूड बाय बोथ, तभी वो कम्युनिकेशन हो पाएगा, वरना वो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। उसमें कई सारी तरीके की बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसे हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कह सकते।
इसे एक बार हम जनरलाइज्ड वे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेंडर है ए, यहाँ एक रिसीवर है बी। सेंडर ए के माइंड में कोई भी आइडियाज़ आए, जनरेट हुई, उसे इसने चैनल के थ्रू यहाँ रिसीवर तक पहुँचाई ये मैसेज। अब रिसीवर ने ये बात समझा, उसको रिस्पॉन्ड किया, फीडबैक दिया इसको फिर से सेंडर को। एग्जैक्टली जो सेंडर मैसेज देना चाहता था रिसीवर ने वैसा ही मैसेज समझा और उसको फीडबैक दिया कि ऑल इज़ ओके, all is okay. Then this process of communication is called as we can call it as a effective communication. तो आप इतना तो समझ गए होंगे कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का सबसे बेसिक से एक सेंडर, एक रिसीवर, एक मैसेज, एक चैनल, इन 4 एलिमेंट्स के होने से कम्युनिकेशन पूरी होती है या इफ़ेक्टिव होती है या बेसिक होती है, विद बैरियर्स होती है, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक कम्युनिकेशन होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन 4 एलिमेंट्स का होना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 देखिए, ये 2012 में एक क्वेश्चन भी आया है जो कि पहले मैं बताया स्टैटिक्स पोर्शंस पहले ज़्यादा पूछे जाते थे, हालांकि अब ये ट्रेंड चेंज होकर डायनेमिक्स पोर्शन का हो गया है। तो देखिए द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो देखिए अगर आपको नहीं आता तो भी मेरे ख्याल से आप इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको एलिमिनेट कर सकते थे। कम्युनलिज्म तो कभी नहीं होगा, कम्युनिस्ट कभी नहीं होगा, तो आपके ऑप्शंस बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो जो कि हमने ये पहले ही पढ़ चुका है कि कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर, तो आपका ऑप्शन हुआ ए करेक्ट आंसर, कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेशन वर्ड इन्हीं लैटिन वर्ड 2 वर्ड से लिया गया है, कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अभी हमने देखा कि एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली 4 जो एक कम्युनिकेशन को एक प्रोसेस, एक फुल प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस बनाते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली इसको हम 6 एलिमेंट्स के रूप में देख सकते हैं। सेंडर, मैसेज, चैनल, नॉइस, रिसीवर, फीडबैक। अब इनको हम देखते हैं बारी बारी से कि इन्हें कहते क्या है। ये है सेंडर एस। कोई भी कम्युनिकेशन शुरू होगी, पूरी होगी, उसमें सेंडर सबसे पहला एजेंट होता है। सेंडर उसे बोलते हैं जिसके माइंड में थॉट्स, आइडियाज़ आते हैं, जो आइडियाज़ को जनरेट करता है, जो मैसेज को जनरेट करता है। ये सेंडर है, ये अपने आइडिया को, अपने मैसेज को एक चैनल के थ्रू रिसीवर आर तक पहुंचाता है। ये मैसेज आर तक पहुंचा, आर तक पहुंचने के लिए इस मैसेज को एक चैनल की ज़रूरत होती है। वो चैनल डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें सेंडर और आर फेस टू फेस होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, जहाँ से जैसे ही मैसेज पहुँचता है रिसीवर को तुरंत फीडबैक सेंडर को मिल जाता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ सेंडर और रिसीवर एक साथ मौजूद नहीं होते। जैसे मान लीजिए सेंडर ने ईमेल किया, अब रिसीवर ने उसको देखा, आज से 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 1 दिन बाद उसको रिप्लाई किया, तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, वो होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो वो चैनल पे डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनेगा या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बनेगा। इस चैनल के थ्रू जब मैसेजेस होके गुजरते हैं तो वहाँ ये नॉइस अवेलेबल हो सकता है, नॉइस प्रेजेंट हो सकता है। नॉइस का बेसिकली मतलब होता है बैरियर्स। नॉइस एक नेगेटिव वर्ड है। जब कोई कम्युनिकेशन, कोई इंटरेक्शन होता है तो वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स जो इंटरेक्शन को इफ़ेक्टिव होने से रोकती हैं, उस प्रोसेस में एक ऑब्स्टिकल के रूप में काम करती हैं, उन्हें हम नॉइज़ कहते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ अच्छे से नेटवर्क नहीं आ रही, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, तो वो आपके लिए बैरियर हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट जो आपके इंटरेक्शन के प्रोसेस में ऑब्स्टिकल की तरीके के काम करती हैं, उन्हें नॉइज़ कहते हैं। ये चैनल में हो सकती हैं। इनके बाद बात आती है रिसीवर की। जब इन सारे प्रोसेस से गुजर के मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है, चाहे वो जैसे इंटेंशनली पहुंचाना चाहता था सेंडर वैसा पहुंचे या डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पहुंचे, जब मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है तो ये होता है मैसेज रिसीव करने वाला। अब ये जब मैसेज पाया, ये फिर से सेंडर को फीडबैक देगा। अब ये फीडबैक पूरी तरीके से डिपेंड करता है
नॉइस और चैनल से। जितना कम नॉइस होगा, जितना कम बैरियर होगा, जितना प्रॉपर चैनल होगा, ये फीडबैक उतना ही अच्छा होगा। मतलब फीडबैक मतलब होता है कि आपने, सेंडर ने जो भी कहना चाहा, रिसीवर ने उसको समझा और फिर कहा कि ऑल इज़ ओके, मतलब आई गॉट योर मैसेज। अब वो मैसेज चैनल जितना अच्छे से पहुंचाएगा रिसीवर के पास, फीडबैक उतना ही अच्छा जाएगा। तो हमने देखा कि ये कम्युनिकेशन को पूरी प्रोसेस होने के लिए इतने एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसमें से कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, और ये जैसे कुछ ऑप्शनल्स होते हैं। नॉइज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फीडबैक अच्छे से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट इन चारों का, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर का होना एकदम कंपलसरी है। इन चारों के बिना कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं हो सकती। अब फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को एक कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाती हैं। तो इसमें सबसे पहले है कॉन्टिन्यूअस। कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार, जो रुकती नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है, आपको कुछ असाइनमेंट, टर्म पेपर, कुछ भी आपके टीचर ने दिया, आपने उसको किया। आपने चाहे उसको अच्छा किया, खराब किया, ये उस टर्म पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। बट कम्युनिकेशन है जब आप प्रोफेसर के पास, अपने टीचर के पास उस टर्म पेपर को ले गए। अब ऐसा है तो नहीं कि बना के रख लिया, दिखाएंगे नहीं, ले ही नहीं जाएंगे। अब जब भी ले जाएंगे, वो टीचर उसको देखेगा, फिर वो फीडबैक देगा, हाँ अच्छा है, खराब है, अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो बोलेगा इसमें ये आप ये इम्प्रूवमेंट करके लाइए। फिर आप ले जाएंगे, फिर उसके पास लाएंगे। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन चलती ही रहेगी, कम्युनिकेशन रुकेगी नहीं। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा है टू वे प्रोसेस। देखिए, जैसा मैंने बताया अभी पहले ही कि कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू होने के लिए कम से कम दो लोगों की ज़रूरत है, सेंडर, एक रिसीवर। ये होना ही चाहिए। अब एक तरीके से आप बोलते जा रहे हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, अब कोई, मैं किसको बोल रहा हूँ, कोई सुनने वाला होगा, कोई पढ़ने वाला होगा, आप लोग पढ़ने वाले, फिर मैं बोल रहा हूँ ना। ये टू वे प्रोसेस होता है, अकेले कोई बात नहीं कर सकता। फिर तीसरा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। टू वे प्रोसेस का रिजल्ट ही होता है एक्सचेंज ऑफ आइडिया। जब दो लोग होंगे तो दोनों लोग अपनी अपनी बातें बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक इंसान बोल रहा है, दूसरा वाला एकदम चुप हो गया। ये किसी बात पे बोलेगा, फिर ये अपनी राय रखेगा। ये ओपिनियन इधर से भी आएगी, उधर से भी आएगी। दोनों ओपिनियन जब एक साथ आते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फिर कम्युनिकेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डायरेक्ट कम्युनिकेशन वो होता है जब सेंडर और रिसीवर फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हों, फीडबैक और मैसेज एक साथ दोनों को आपस में पहुंच रहे हों। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वो होता है जब फेस टू फेस इंटरेक्शन ना होके फीडबैक और मैसेजेस लेट होते हैं या कुछ समय के बाद होते हैं, तो उन्हें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिम्बल्स। कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है कि बस वर्ड्स का यूज होता है। वर्ड्स वो रिटन भी हो सकते हैं, वो ओरल भी हो सकते हैं। रिटन मतलब लिखित में, ओरल मतलब मौखिक, मुंह से बोलने। यूज ऑफ वर्ड्स, इसके अलावा सिंबल्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, उसको हर चीज़ को कमेंट्री में बताया जाता है, उसे हम वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स कम्युनिकेशन बोल देते हैं। ये कम्युनिकेशन हो रहा है। बट इसके साथ सिंबॉलिक भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर आउट हुआ, अब जो वो होता है एम्पायर, वो एम्पायर किसी को बताने नहीं जाता घूम घूम कर कि ये आउट हो गया, वो आउट हो गया। वो एक सिंबल दिखाता है, वो अपनी एक उंगली हाथ से ऊपर करता है, इसका मतलब हो जाता है कि प्लेयर आउट हो गया। ये होता है सिंबोलिज्म। ये भी एक कम्युनिकेशन का फॉर्म होता है। तो कम्युनिकेशन बस वही नहीं है जो बस वर्ड्स में है, वो सिंबल में भी हो सकता है। ये काफ़ी ज़रूरी है, इसको आप नोट करिएगा। विथ कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज, दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी कम्युनिकेशन होने के पहले एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट से मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बेसिकली टॉपिक के बारे में। मतलब कोई भी कम्युनिकेशन शुरू होगी तो वो सबसे पहले किसी स्पेसिफिक टॉपिक
से ही होना ज़रूरी है। अब कोई वैक्यूम में तो बात करेगा नहीं, या हवा में बात करे ऐसे ही शुरू कर देगा। उसका एक कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी है। जैसे क्रिकेट हो सकता है, पढ़ाई लिखाई हो सकता है, सेमिनार हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, लेट ट्रेन पे ट्रेन का टाइमिंग हो सकता है, कुछ भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। कॉमन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज होना ज़रूरी है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर आपको हिंदी नहीं आती, आपको जर्मन आती है, तो मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ? कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ाने का, कोई मतलब नहीं है मेरे यहाँ बोलने का। आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें कम्युनिकेशन सेंडर मैसेज दे रहा है। रिसीवर को वो सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, समझनी चाहिए, जो सेंडर जिस लैंग्वेज में मैसेज भेज रहा है। दूसरा, मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड से मतलब होता है कि जब कम्युनिकेशन हो, तो जब जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हों, एक हों, दो से ज़्यादा हों, जितने भी हों, सबके माइंड्स उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही होने चाहिए जिस पे इंटरेक्शन हो रही है। अगर बात हो रही है क्रिकेट की, एक सेंडर अपना क्रिकेट से रिलेटेड पहले की कमेंट्री, पहले की बातें बता रहा है, और दूसरा शुरू कर दे कि ट्रेन लेट है, मैं तो घर जा रहा हूँ, तो वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। मीटिंग ऑफ माइंड्स, आप जहाँ हैं आपका दिमाग वहीं होना चाहिए, कहीं और ख्याली ख्याली दुनिया में कहीं और किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बैरियर्स होंगे और ऑब्स्टिकल्स का काम करेंगे, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। लास्ट है सेम इंटरेस्ट। सेम इंटरेस्ट मतलब होता है कम्युनिकेशन करने वाले पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम दोनों का है यूजीसी नेट, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हम लोग का इंटरेस्ट एक है। अगर आपको यहाँ सुना तक क्रिकेट की कमेंट्री सुननी होगी तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। आपकी जहाँ क्रिकेट कमेंट्री होगी वहाँ आप जाएंगे, वहाँ इंटरेस्ट जिसका होगा वो बता रहा होगा और वहाँ आप सुन रहे होंगे। अगर आप यहाँ हैं तो आपका इंटरेस्ट ज़रूर है यूजीसी नेट क्रैक करने का होगा, तो आप यहाँ हैं। तो ये थी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कुछ भी बहुत ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। In 1960, David Berlow postulated Berlow's sender message channel receiver (MCR) model of communication from Shannon Weaver's model of communication 1949। मतलब 1960 में डेविड बर्लो नाम के एक स्कॉलर ने एक सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर (MCR) मॉडल, एक लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन का इन्होंने बनाया फ्रॉम शैनन वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1949। मतलब शैनन वीवर्स मॉडल एक स्कॉलर थे, इन्होंने 1949 में एक कम्युनिकेशन का मॉडल दिया था। उसको बेसिस बना के 1960 में डेविड बर्लो ने एक SMCR मॉडल बनाया। He described factors affecting the individual components in the communication, making the communication more efficient। उन्होंने डिस्क्राइब किया, बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। उन्होंने उन सारे फैक्टर्स को बताया, उन्होंने कुछ फैक्टर्स उसमें देखे और उन फैक्टर्स को बताया कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इंटरेक्शन के दौरान अफेक्ट करती है। Berlow's model has mainly 4 components to describe the communication process. They are the sender, message, channel and receiver। उन्होंने इन्हीं चारों कंपोनेंट को सबसे इम्पोर्टेंट माना और अपने मॉडल में इनको स्पेशल कंपोनेंट के तौर पे इसे उन्होंने डिस्क्राइब किया। अब हम देखते हैं बर्लो मॉडल का एक्सप्लेनेशन। उन्होंने किस तरीके से अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया और उसका जस्टिफाई किया, उसको डिफेंड किया। तो देखिए, सबसे पहला सेंडर ने एक मैसेज भेजा, मैसेज चैनल के थ्रू हो गए, रिसीवर को मिला। तो उन्होंने यही बताया है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं निगेटिवली या पॉजिटिवली। उन्होंने हर स्टेजेस पे, सेंडर स्टेज पे, मैसेज स्टेज पे, चैनल स्टेज पे, रिसीवर स्टेज पे इसको बताया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल सेंडर में। सेंडर का कम्युनिकेशन स्किल, उन्होंने इसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने का। कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये हुआ कि किसी सेंडर का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। मान लीजिए सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल में आप पाएंगे उसके सोचने, थिंकिंग, उसकी राइटिंग, उसके आइडियाज़, ये सारे उसका बिहेवियर कम्युनिकेशन स्किल में। फिर नेक्स्ट है उसका एटीट्यूड अपने रिसीवर को, जिसको मैसेज सेंड कर रहा है, किस तरीके का है। वो किसी को बहुत
डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहा है, किसी को रिस्पेक्ट दे के बात कर रहा है, किसी को सेम लेवल पे रख के बात कर रहा है, वो किस तरीके से किसी को ले रहा है, ये रिसीवर की साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और ये उसी तरीके से सेंडर के मैसेज को समझ पाएगा जैसा कि सेंडर का एटीट्यूड होगा। दूसरा, नॉलेज। सेंडर का सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट मैटर पे कितना कमांड है, जैसे जो वो उस मैसेज भेज रहा है उसको कितनी अच्छे से कंट्रोल करके कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगला है सोशल सिस्टम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कन्वेंशन ऑफ फैमिली, फैमिली ट्रेडिशन, ये सब बेसिकली सोशल सिस्टम में ही आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप दो लोगों में जो इंटरेक्शन सेंडर रिसीवर हैं उनके बीच में जनरेशनल गैप है, एक पहले जनरेशन का व्यक्ति है, दूसरा एक दूसरे जनरेशन का व्यक्ति है, तो इनके बीच में सोशल सिस्टम काफ़ी चेंज होगा। एक जो बूढ़ा आदमी है, ज़्यादा उम्र का है, उसका सोशल सिस्टम थोड़ा सा ट्रेडिशनल होगा, जिसे हम बोलेंगे ये थोड़ा सा पीछे है आज के समय से, ऐसा हम बात करेंगे। तो इन दोनों के बीच सोशल सिस्टम अगर अलग है तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं, कम्युनिकेशन गैप हो पाएगा। लास्ट है कल्चर। सेंडर और रिसीवर का कल्चर अलग है, कल्चर एक है, ये काफ़ी डिपेंड करता है, काफ़ी अफेक्ट करता है ये कम्युनिकेशन को। फिर हम देखते हैं मैसेज में कंटेंट, एलिमेंट, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोड। कंटेंट मतलब होता है एज अ होल मैसेज, शुरू से लेके लास्ट तक। ये बातें जो पूरे मैसेज करती हैं, ये काफ़ी अफेक्ट करती हैं मैसेज को। सेकंड है एलिमेंट। एलिमेंट मतलब होता है कोई रिटन या वर्बल पार्ट होता है, उसके अलावा नॉन वर्बल चीज़ें जो मैसेज पहुंचाने के दौरान उसमें शामिल की जाती हैं, उन्हें एलिमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट इज़ द वे इन विच द मैसेज इज़ कन्वेड टू द रिसीवर। ट्रीटमेंट ऑल्सो इफेक्ट्स द फीडबैक ऑफ द रिसीवर। स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज और द वे इट्स हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड और अरेंज्ड। मतलब स्ट्रक्चर होता है बेसिकली मैसेज का कहाँ से शुरू और कहाँ से लास्ट होता है। जैसे होता है किसी आंसर का आप आंसर राइटिंग करते हैं तो पहला होता है इंट्रो के बाद मेन बॉडी के बाद कंक्लूजन, ऐसा नहीं कि सबसे पहले कंक्लूजन लिख देते हैं। तो मैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है, ये काफ़ी अफेक्ट करता है मैसेज को। कोड मतलब होता है बेसिक मैसेज का कोई फॉर्म, जिस फॉर्म में जिस मेथड से वो मैसेज भेजा गया है, और इसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है, वो लैंग्वेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो, वो किसी भी फॉर्म में वो मैसेज चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाया जा सकता है। अब आता है फिर चैनल बेसिकली वो होता है जिसके थ्रू मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। चैनल तो कई तरीके के हो सकते हैं, इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात की जाए, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फेस टू फेस हो गया। लेकिन बेसिकली जब हम बात करते हैं SMCR मॉडल, तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि कम्युनिकेशन फेस टू फेस मतलब डायरेक्ट हो रहा है। तो इसमें बेसिकली 5 सेंसेस होते हैं जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला हियरिंग, सुनना। दूसरा सीइंग, देखना। फिर टचिंग, महसूस करना, स्पर्श करना। स्मेलिंग, सूंघना। टेस्टिंग, स्वाद, उसका स्वाद देखना। ये 4-5 चीज़ें चैनल की तरह काम करती हैं और अफेक्ट करती हैं पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को। फिर आता है रिसीवर। तो रिसीवर में ये 5 चीज़ें एज ए सेम है, जैसे सेंडर की ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती थी कम्युनिकेशन प्रोसेस को, ऐसे रिसीवर की ये 5 चीज़ें कम्युनिकेशन प्रोसेस को उतनी ही डिग्री तक प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ये हो गया बर्लो मॉडल का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इन चारों टॉपिक्स से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और बाकी के कंटेंट हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।